हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं अपना थर्ड चैप्टर कंटिन्यू पढ़ रहे थे और जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जनन या मानव जनन, है ना। वैसे तो थंबनेल पर हमेशा लिखा होता है कि ये चैप्टर कौन सा है और इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, बट फिर भी बच्चों के उसी टाइम कमेंट आने लग जाते हैं कि मैम बताओ आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो। तो मैं बताती हूँ, वैसे हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ कि अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, यूट्यूब पे उनकी क्लासें पढ़ी हैं। अगर आपने पहले वो क्लासें नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से वो क्लासें लगाइए। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज जो है हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि ये तीसरा जो चैप्टर है अपना कब कंप्लीट होगा, तो आज हो जाएगा। छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, अब इतना कोई वो खास टॉपिक है नहीं, ठीक है ना। तो आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ गैस्ट्रुलेशन है ना, और प्रसव एंड लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्रवण की क्रिया है, लास्ट जो 3 टॉपिक है छोटे छोटे से वो हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद में आप खुद ही बता देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। कुछ बच्चों के तो कमेंट आ रहे थे कि आप ना लेसन बाय लेसन यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ ये चैप्टर स्टार्ट करो। तो कोई बात नहीं, मुझे तो वो करनी ही है, बट फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं हमें कोई और लेसन पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बार बार यही चीज़ मैं दोहराती हूँ, बार बार यही बोलती हूँ, पिछली क्लासों के अंदर भी बहुत सारे फालतू बच्चे थे जो फालतू के कमेंट कर रहे थे। कमेंट का मतलब लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? आप पढ़ने के लिए आए हो। कौन सा आप एक क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लास में बैठे हो कि भाई आपने इसकी पेंसिल छीन ली, किसी के कोई शॉर्पनर छीन लिया, या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है? किस बात की लड़ाई झगड़ा हो रहा है? आप एक दूसरे को जानते तक नहीं हो, आपने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, तो आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? आपको पढ़ना है। मैंने पहले भी बोला था कि जिसको पढ़ना है वो इस चैटिंग को बंद कर दो, जो कमेंट बॉक्स है उसको बंद कर दो, ठीक है। सिर्फ क्लास को सामने रखो और क्लास को देखो। पिछली बार का जो टॉपिक था मुझे पता है कि थोड़ा सा हल्का सा हार्ड लगा था बच्चों को। हार्ड था क्योंकि उसके अंदर नाम ही कुछ ऐसे थे, उनको नाम को याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो फिर आप पढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे उस चीज़ को? मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चों ने कुछ भी समझा होगा क्लास में, ठीक है ना। तो आपके सामने क्लास चल रही है, आप सिर्फ क्लास को देखो ना, आप कमेंट को क्यों देख रहे हो? जब आपको आंसर करना होता है या कोई क्वेश्चन पूछना होता है तब आप कमेंट कर दो, है ना। तो उस टाइम आप कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरों के कमेंट ना तो हमें देखने हैं ना हमें उस पर ध्यान देना है। इसकी वजह से दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, और वो कमेंट बॉक्स से शायद इसलिए ऑन रखते हैं क्योंकि वो उनको कोई क्वेश्चन पूछना होगा या कोई जवाब देना होगा, ठीक है। तो ऐसी गलती कृपया ना करें। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें गैस्ट्रुलेशन पढ़ना है, तो उससे पहले मैं पहले का रिवाइज करवाना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि पहले का जो थोड़ा सा टॉपिक था वो थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड था। तो मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। देखो ये जो है ये क्या है? गर्भाशय है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये वेजाइना है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ये वाला बाहर वाली, चलो ठीक है, ये वाली जो है इसको हम मान लेते हैं कौन सी? पेरीमेट्रियम। मान क्या लेते हैं? होती बाहर ही पेरीमेट्रियम। और इसके बीच में यहाँ पर बीच वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ठीक है। और सबसे आंतरिक वाली जो परत होती है इसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। बस लास्ट है आज, लास्ट बार पढ़ रहे हो तो मैंने सोचा चलो पूरा ही पढ़ा ही देती हूँ ना, क्यों कमी रखें हम लोग, है ना। एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब वगैरह है जिसको मैंने अभी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये फैलोपियन ट्यूब है, सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जब एक रिलीज़ होता है, अंडाणु जो है वो रिलीज़ होता है तो वो कहाँ चला जाता है? यहाँ से अंडाणु रिलीज़ होकर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इधर से जो है वो कौन आते हैं? स्पर्म आते हैं,
और आपको पता ही है कि स्पर्म जो होते हैं उनमें से 200 स्पर्म जो है वो अंडाणु के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ही स्पर्म का केंद्रक, एक ही शुक्राणु का केंद्रक जो है वो अंडाणु से संयोजित हो जाता है और ये दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं। इससे बनता है युग्मनज। और हमने ये भी पढ़ा था कि युग्मनज जो होता है, युग्मनज के अंदर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, क्योंकि कितने 23 गुणसूत्र अंडाणु के, 23 गुणसूत्र शुक्राणु के, तो दोनों मिलाकर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं इसके अंदर? 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि युग्मनज जो है, युग्मनज के अंदर होता क्या है कि युग्मनज जो है इस तरह से एक कोशिकीय की संरचना है, ये युग्मनज है और इसके चारों ओर जो है एक लेयर होती है और इस लेयर को हमने क्या नाम दिया था? जोना पेलुसिडा नाम दिया था, है ना। नाम तो बहुत पहले ही रख दिया था हमने, क्या साइंटिस्ट ने रख दिया था पहले नाम, बट जोना पेलुसिडा की कवरिंग जो होती है वो इसके अंदर होती है ना, उसके बाहर होती है। फिर उसके बाद में विभाजन होता है और विभाजन जो है वो स्पेशल टाइप का होता है जिसे हम विदलन या क्लीवेज कहते हैं, जिसमें कोशिका का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है जबकि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान बनी रहेगी। ये कोशिका है, ठीक है, बार बार मैं जोना पेलुसिडा बनाऊंगी नहीं। अब ये कोशिका है तो इसमें कोशिका का आकार क्या होता है? देखो 1 से 2 बनेगी तो कोशिका का आकार तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 46, इसमें भी 46। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो हैं वो संख्या में वृद्धि करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 4 कोशिकाएं बन गई, जोना पेलुसिडा कवरिंग है बाहर, में बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। इसे हमने ब्लास्टोमियर कहा था, ब्लास्टोमियर। देखो मुझे पता है कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे कि ये तो पहले 2 बार तो आप पढ़ा चुके हो, फिर से पढ़ा रहे हो। अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5-10 मिनट में अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो वापस रिवाइज हो जाएगा और वापस आपको याद हो जाएगा। कुछ हो सकता है कि कुछ नए बच्चे भी हों, है ना, जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी है, तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा, है ना। रिवाइज तो क्या, इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। और अब इस संरचना को हमने क्या कहा था? एम्ब्रियो या भ्रूण कहा था, एम्ब्रियो या भ्रूण। अब इससे आगे किसका निर्माण होगा? अब इससे आगे जो है मोरूला का निर्माण होता है, मोरूला का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, मोरूला के निर्माण के बाद में एक संरचना आती है जिसे हमने कहा था ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। मोरूला किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था जो होती है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था जो होती है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था? मोरूला या तुत्तक। और इसी अवस्था के अंदर ये कब होता है? ये जो है मोरूला जो है इसी अवस्था के अंदर चौथे दिन, 4th डे, कहाँ से आ जाता है? ये मोरूला जैसे मान लो कि यहीं पर बन गया था, तो ये जो मोरूला है वो चौथे दिन कहाँ आ जाता है? इस कैविटी के अंदर आ जाता है, जो गर्भाशय गुहा है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 5वें दिन क्या होगा? 5वें दिन इसी से किसका निर्माण होगा? ब्लास्टोसिस्ट का या ब्लास्टुला का निर्माण होगा। और ब्लास्टुला के अंदर होता क्या है कि ये जो कोशिकाएं होती है वो चारों तरफ इस तरह से, मैं यहाँ बना देती हूँ, ब्लास्टुला की मेरे पास जगह नहीं बची है, तो ब्लास्टुला के अंदर होता क्या है कि ये जो कोशिकाएं हैं वो चारों तरफ इस तरह से गोल गोल इकट्ठी हो जाती है यूं, और कुछ कोशिकाएं गुंडी के आकार की यहाँ पर बची रहती है। तो इनको हमने क्या नाम दिया था? इनको तो हमने कहा था ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनको हमने कहा था एम्ब्रियोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। इस कैविटी को, ये जो कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, और क्या भरा रहता है इसके अंदर? आप खुद बताइए मुझे, आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या भरेगा? जब ये चौथे दिन यहाँ पर आ गया है, 5वें दिन किसका निर्माण हो रहा है? ब्लास्टुला का निर्माण हो रहा है। तब आपको पता है कि एंडोमेट्रियम से क्या आता है? बहुत सारा ग्लाइकोजन आता है, तो इसके अंदर क्या भर जाता है? ग्लाइकोजन भर जाता है, ग्लाइकोजन भर जाता है। और ग्लाइकोजन किस में भरेगा? इस कैविटी के अंदर। और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। देखो मैं फटाफट में लिख रही हूँ तो थोड़ी राइटिंग आप समझ जाइए ना, अब पहले पढ़ चुके हैं अपन। ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। और इस पूरी संरचना को हमने नाम दिया था ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यहाँ पर इस तरह से पड़ा रहता है और इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा की कवरिंग फिर भी होती है, ये ऐसे पड़ा रहता है,
तो फिर क्या होता है कि ज़ोना पेलुसिडा की जो कवरिंग होती है इसको हटाना है अब हमें। तो यहाँ से ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो ये ट्रोफोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं होती है, ये कुछ एंजाइम रिलीज करती है और इसको यहाँ से हटा देती है। उसके बाद में क्या होता है, सातवें दिन इसका क्या हो जाता है, अंतरोपण हो जाता है इस एंडोमेट्रियम के अंदर। यानी कि ये एंडोमेट्रियम को तोड़ते हुए अंदर की ओर घुस जाता है, एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऐसे मान लो आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाता है। और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है वो किसकी तरफ होता है, भित्ति की तरफ होता है ना। ये वाली जो आगे वाली जो भित्तियाँ हैं उनकी तरफ होता है। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या हुआ था, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी बच्चे को अगर नया भी है तो वो पहली वाली क्लासों को देखकर वहाँ से आप अपने नोट्स उतार सकते हैं। ये तो मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ। बच्चों मुझे अपना डस्टर चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्लास में कहीं डस्टर दिख नहीं रहा है अभी, तो अभी इसी से काम चलाते हैं। हो गया, चलो मैं पानी भी पी लेती हूँ थोड़ा। अब देखो उसके बाद में क्या क्या बन गया था, वापस रिवाइज करो। ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो ट्रोफोब्लास्ट दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो लेयर बना देती है इस प्रकार से। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर बना देती है, एक बाहर की लेयर जिसके अंदर केवल और केवल क्या होते हैं, केंद्रक तैरते रहते हैं, और एक अंदर की लेयर जिसके अंदर प्रॉपर कोशिकाएं होती है। ठीक है, और इनको हमने क्या नाम दिया था, ये जो है इसको हमने क्या नाम दिया था, सिंसिशियो। ये फिर मैं फटाफट बता ही देती हूँ ना क्यों हम इतना नाम लिखें। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी उसकी भी दो लेयर बन जाती है। कौन कौन सी, एक तो एपीब्लास्ट एंड दूसरी कौन सी, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। फिर आपको पता है कि जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं इस प्रकार से फूल जाती हैं और इससे क्या बनता है, एमनियोन बनता है, एमनियोन बनता है। ठीक है, और इसकी भी कुछ कोशिकाएं जो हैं वो इस तरह से चारों ओर फैल जाती है, जिससे क्या बनता है, योगसेक बनता है। क्या बनता है, योगसेक बनता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो अब इसके बाद में क्या हो गया, एमनियोन बन गया, योगसेक बन गया। फिर यहाँ पर आपको पता है कि जो इसकी कोशिकाएं होती है योगसेक की, है ना, वो कुछ इस प्रकार से चारों तरफ फैल जाती है, इस तरह से चारों तरफ फैल जाती है। और इन्हीं को हमने क्या कहा था, जो चारों तरफ फैल जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या कहा था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। फिर यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म यहाँ से धीरे धीरे हटती है और एक कैविटी बना देती है, और कैविटी के बाद में यहाँ पर एक डंडी जैसी संरचना रहने देती है, जिससे आगे जाकर क्या बनेगा, नाभि रज्जु बनेगा, है ना, नाभि रज्जु बनेगा। और फिर क्या होता है कि अच्छा यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा यहाँ से बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एमनियोन बन गया था और फिर जो है कोरियोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोरियोन का। तो कोरियोन का निर्माण कैसे होता है कि जो आपने ऐसे पढ़ा होगा, है ना, डायरेक्ट हम बना देते हैं, कोरियोन भी इसी से बना देंगे। और ये देखो इस तरह से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, जिसे हमने कहा था कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई 3 स्तरों से जाकर मिलती है, बनती है। कैसे, एक तो होता है सबसे बाहर की ओर, क्या होगा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, उसके अंदर की ओर यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये मान लो, ये है ना, ये कौन है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। और सबसे अंदर की ओर जो है वो कौन होता है,
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इस तरह से ये विलाई बना देता है। और इन तीनों को हमने क्या कहा था, कोरियोन कहा था। ये जो है ये विलाई जो बनी है इसे हमने कोरियोनिक विलाई कहा था। और उसके बाद अंदर की ओर आपको पता ही है कि कौन कौन बैठा है अंदर की ओर, तो क्या है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट से जो बने थे ये इस प्रकार से, ठीक है। ये योगसेक है और ये क्या है, एमनियोन है ना, ये हाइपोब्लास्ट है और ये एपीब्लास्ट है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से जो है मम्मा का जो ब्लड होता है वो आता है और इसके अंदर भर जाता है, इन गुहाओं में भर जाता है, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड भर जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का। किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का। और यहाँ से आपको पता ही है कि यहाँ से जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बनती है ना, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। तो हमने क्या क्या चीज़ें बना ली थी, एक तो कोरियोनिक विलाई बन गया था, कोरियोन बन गया था, ठीक है। देखो ये क्या है, कोरियोन है, कोरियोन है, ये कोरियोनिक विलाई है, यहाँ पर प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया है, ये नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु है। और अब देखो योगसेक एमनियोन बन गया। मैंने बताया था कि बेबी के चारों ओर जो है 4 परतें होती है, योगसेक, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस। तो एलेंटोइस हमने नहीं बनाया था, है ना, पिछली क्लास के अंदर। तो एलेंटोइस क्या होता है कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा इस कलर में बना देती हूँ, जैसे मान लो ये योगसेक, ये है, ये योगसेक। तो इसकी जो सेल्स होती है, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो ऐसे उभर कर इसके अंदर आ जाती है, ऐसे किस में आ गई, ये नाभि रज्जु के अंदर। तो इसी की कुछ कोशिकाएं जो है वो उभर कर इस तरह से इस नाभि रज्जु के अंदर आ जाती है, यहाँ पर इसी की कुछ कोशिकाएं, इसी का एक नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उभर कर कहाँ आ जाता है, नाभि रज्जु के अंदर आ जाता है। थोड़ी सी कोशिकाएं इसके अंदर घुस जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो संरचना है इसी को हम कहते हैं एलेंटोइस। क्या कहते हैं, एलेंटोइस, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीटली हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है इसके आगे। तो एलेंटोइस वगैरह तो ये तो बन गया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसके आगे की स्ट्रक्चर कि अब बेबी का निर्माण कैसे कैसे होगा। तो आज हमें गैस्ट्रुलेशन पढ़नी है मेनली, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमें 3 परतें बनानी है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो, क्योंकि एलेंटोइस बनाना है तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। आज मेरा बोर्ड जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि मेरे पास मेरे हाथ में जो है थोड़ा वो गंदा सा डस्टर आ गया था, तो बोर्ड की हालत ख़राब हो गई। साफ ही नहीं हो रहा है तो। अब इनको भी मिटा दूं मैं। चलो अब देखो अब क्या होगा। यहाँ पर ये क्या है, एमनियोन है, ठीक है। ये क्या है, एमनियोन है, ये हाइपोब्लास्ट है। और इसके नीचे कौन होगी, यहाँ पर हाइपोब्लास्ट। हाँ देखो, ये एमनियोन, ये एपीब्लास्ट, सॉरी पहले शायद मैंने हाइपोब्लास्ट बोल दिया। ये एमनियोन, ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट। मैंने आपको बताया था कि एपीब्लास्ट से ही एक बेबी का निर्माण होता है। एक बच्चे का जो निर्माण, फीटस जो बनता है वो एपीब्लास्ट से बनता है। हाइपोब्लास्ट जो है वो धीरे धीरे जाकर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो ये जो एमनियोन जो अभी बना है, यानी कि ये एक प्रकार से क्या है, एमनियोन नहीं कह सकते इसको, हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो है एपीब्लास्ट है, ठीक है। एपीब्लास्ट नाम दे देते हैं।
एमनियोन नहीं कहेंगे इसको, एपीब्लास्ट कह सकते हैं। एपीब्लास्ट था ना, तो ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी नीचे वाली लेयर है, एपीब्लास्ट की नीचे वाली लेयर है। देखो यहाँ पर होता क्या है, जो एपीब्लास्ट होता है यहाँ से एक गड्ढा या यूँ कह सकते हैं एक लाइन बनती है। एपीब्लास्ट से क्या बनती है, एक लाइन बनती है, और आगे जाकर ये लाइन जो है इस तरह से ये गड्ढा बना लेती है। पहले एक लाइन बनी इस तरह से आधी, और फिर ये एक गड्ढा बना दिया। ठीक है, इसको हम कहते क्या हैं, इस गड्ढे को हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड। एंड इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। जिस तरफ ये नोड होता है ना, वहाँ से बच्चे के हेड का निर्माण होने लगता है, और जिस तरफ ये लाइनिंग होती है, ये लाइन जो होती है यहाँ पर, यानी इस तरफ जो है बच्चे के हाथ पैर बनते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखो आपको पता है कि जैसे ये एपीब्लास्ट है, तो एपीब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है। मुझे अलग कलर में बनानी चाहिए वैसे कोशिकाएं, मैं अलग कलर में बना देती हूँ। यहाँ पर कोशिकाएं पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी है ना। इस तरह से पूरी कोशिकाएं ये जो है आसपास पड़ी हुई। अब होता क्या है कि जो एपीब्लास्ट है इसके अंदर ये जो कोशिकाएं होती है, अभी एपीब्लास्ट के अंदर हमने क्या बनाया, एक तो लाइन बनाई है ना, एक लाइन बनी, फिर वो आगे जाकर गड्ढा बना दिया उसने। तो ये जो कोशिकाएं होती है ना, वो जंप मार मार के इस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। ये सारी कोशिकाएं जंप मार मार कर इस लाइन में और इस गड्ढे में गिर जाती है, ये नीचे की ओर जाती है। तो नीचे की ओर जा जाकर ये कहाँ से निकल जाती है, यहाँ से अंदर की ओर नीचे की ओर जा जाकर ये बाहर निकलती है, ऐसे ये ऐसे बाहर निकलने लग जाती है, यहाँ पर बाहर निकलने लग जाती है, और बाहर निकल कर ये कहाँ आ जाती है, इस हाइपोब्लास्ट के ऊपर आ जाती है। और हाइपोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये धीरे धीरे नष्ट करने लग जाती है। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ये क्या था, एपीब्लास्ट था। एपीब्लास्ट से ही बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, एपीब्लास्ट से ही बेबी का निर्माण होता है। ये हाइपोब्लास्ट है, और हाइपोब्लास्ट बाद में जाकर नष्ट होना है, इसका कोई काम नहीं होता है इतना। ठीक है, बस योग सेक होता है, वो योग सेक इसकी लेयर होती है, बाकी हाइपोब्लास्ट का कोई काम नहीं रहेगा। एपीब्लास्ट से बेबी का निर्माण होगा, और जो एमनियन मैंने पहले बोला था, वो एमनियन तो कवरिंग होती है उसकी। ठीक है, उसको अभी इसमें नहीं गिनना है। तो यहाँ पर एपीब्लास्ट के अंदर हुआ क्या, एक लाइन बनी, फिर आगे जाकर उसने गड्ढा बना दिया। अब होगा क्या कि जो आसपास की जो इसके अंदर एपीब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती है वो इसमें कूदती रहती है। ठीक है, जैसे गड्ढा है और उसके अंदर कूद गई, कूद कर नीचे निकलने लग जाती है, वो नीचे से बाहर निकलने लग जाती है। बाहर निकलती है तो ये क्या करती है, कहाँ चली जाती है, इस हाइपोब्लास्ट के ऊपर जाती है, और हाइपोब्लास्ट की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है। इस पूरे हाइपोब्लास्ट पे ये इस तरह से फैल जाती है, और फैल कर ये इसको क्या करने लग जाती है, नष्ट करने लग जाती है। ठीक है, अब देखो मज़ा, अब क्या होगा, अब इनसे इस तरह से जो ये जो क्रिया हुई है, इससे क्या होगा, जो ऊपर वाली जो ये कोशिका है, ये जो कोशिकाओं की एक परत है, अब इनसे क्या होगा कि 3 जर्म लेयर बनेगी, 3 जनन स्तर बनेंगे। तो ऊपर वाला जो जनन स्तर है उससे बनेगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ऊपर वाली जो जर्म लेयर है उससे बनेगी क्या, एक्टोडर्म। ये ऊपर वाली है तो इससे बनेगी एक्टोडर्म। बीच वाली जो ये है जो जर्म लेयर है इससे बनेगी क्या, मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या बनेगा, मीजोडर्म। और हाइपोब्लास्ट तो नष्ट हो चुका है, और यहाँ की जो सेल्स होगी, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इससे क्या बनेगा, एंडोडर्म। अब बनेगा एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, ऊपर वाली जो सेल्स बची है, हुआ क्या था, ये गड्ढा हुआ था, इससे कोशिकाएं बाहर निकली थी, बाहर निकलकर नीचे वाली जो हाइपोब्लास्ट थी उसको नष्ट कर दिया था। तो अब जो ऊपर वाली कोशिकाओं का समूह है उसे हमने क्या कहा, एक्टोडर्म। बीच वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हमने क्या कहा, मीजोडर्म। और लास्ट वाली जो कोशिकाओं का समूह है उसे हमने क्या कहा, एंडोडर्म। तो ये ऐसे होता है, देखो जैसे कि मान लो रोटी जो होती है ना, रोटी 3 रोटियाँ ले लो, और उसके ऊपर एक रोटी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी रोटी चिपका दो। तो सबसे ऊपर वाली जो रोटी होगी ना उसे हम एक्टोडर्म कहेंगे, बीच वाली को मीजोडर्म, और तीसरी वाली को हम कहेंगे एंडोडर्म। तो ये ऐसे जमी होती है, ये ऐसे यूं दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये ऊपर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, और सबसे नीचे वाली कौन हो गई, एंडोडर्म। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों लेयर का जो निर्माण हुआ है, तीनों जनन स्तर का जो निर्माण हुआ है, इन तीनों जनन स्तर के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन। जो 3 जनन स्तर बने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, इन तीनों के जनन स्तर के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है।
ठीक है। अब देखो इनका काम क्या है, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन गई। अब इनसे क्या होगा, इनका काम क्या है, तो इनसे ही पूरे बेबी के शरीर के हर एक प्रत्येक अंग का निर्माण होता है। पूरे बेबी का जो निर्माण होगा वो इन्हीं तीनों से होगा। जैसे एक्टोडर्म से हम बात करें तो एक्टोडर्म से हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जिसे बोलते हैं अपन। तो इससे पूरा का पूरा एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है। जैसे कि यूँ कह सकते हैं हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो सभी उन सभी का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। यानी कि सारे टिश्यू इनसे बनते हैं। मेसोडर्म से क्या क्या बनता है, संयोजी उत्तक जो होते हैं, ब्लड वगैरह है, संयोजी उत्तक, ठीक है। और इसके अलावा संयोजी उत्तक हो गया है ना, संयोजी उत्तक के अंदर क्या आता है, ब्लड वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह, उनकी जो रक्त कणिकाएं वगैरह है वो सभी आ जाती है संयोजी उत्तक के अंदर, ठीक है। एंडोडर्म से जो है, एंडोडर्म से एक्चुअली एंडोडर्म और इन तीनों से ही, तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं ये जो एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है एंड एंडोडर्म है, इन तीनों से ही मिलाकर क्या बनता है, उपकला उत्तक बनता है। उपकला उत्तक बनता है, ठीक है। तो एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा पूरा का पूरा। मेसोडर्म से संयोजी उत्तक का निर्माण होगा जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, है ना, रक्त कणिकाएं वगैरह हैं, ये सभी के सभी बनेंगे। और एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों से मिलाकर किसका निर्माण होता है, उपकला उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, उपकला उत्तक का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म में जो एंडोडर्म, जो तीनों जो सेल्स, तीनों जो जर्म लेयर बनी है, जर्म लेयर का मतलब होता है जनन स्तर। तो जनन स्तर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही जाकर आगे सभी पूरे भ्रूण के जो शरीर का जो निर्माण करेगी उन तीनों से, इन तीनों से ही उनका निर्माण होगा, इन तीनों से ही उनका निर्माण होगा, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद में मैं आगे की क्रिया पढ़ाती हूँ। आगे हमें क्या पढ़ना है कि जैसे अब ये तो तीनों लेयर बन गई, अब हमें पढ़ना है कि जो बच्चा होता है हर महीने, जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है बच्चे की, 9 महीने की बच्चा जो होता है 9 माह जो होता है वो अपने माँ के शरीर के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो 9 माह जो शरीर के अंदर बच्चा रहता है उसमें हर महीने किस तरह से बच्चे के शरीर के अंगों का निर्माण होता है, कब कौन सा अंग बनेगा, किस माह में क्या शरीर की कौन सी संरचना बनेगी, ये चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया। अच्छा एक चीज हो रही यहाँ पर कि मेसोडर्म जो है इसी से आगे जाकर मांसपेशियों का भी निर्माण होता है, क्योंकि वो भी संयोजी उत्तक से ही बनती है ना। तो यहाँ पर मांसपेशियों को भी आप ऐड कर सकते हो, है ना, मांसपेशियों का भी निर्माण होता है। गैस्ट्रुलेशन खत्म हो गया है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि गैस्ट्रुलेशन होता क्या है। तो जो ये तीनों परतें जो बन रही है, जनन स्तर जो बन रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और 3 जनन स्तर जो होते हैं वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली परत होती है, मेसोडर्म जो है वो बीच वाली परत होती है, और एंडोडर्म जो है वो सबसे नीचे वाली परत होती है। तो एक्टोडर्म से कुछ अंगों का निर्माण होगा, मेसोडर्म से कुछ अंगों का निर्माण होगा, एंडोडर्म से कुछ अंगों का निर्माण होगा। जैसे एंडोडर्म से अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल उसका स्पेशली बताया नहीं, तो जैसे आहार नाल वगैरह होते हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो एंडोडर्म से ही होता है, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हर माह बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा जो होता है हर महीने किस प्रकार से उसके अंगों का, कौन कौन से अंग जो होते हैं वो हर महीने बनते हैं, है ना। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी सा है, बस याद रखना है कि कौन से माह के अंत में क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और, एनसीईआरटी के अंदर एक और लाइन दे रखी है कि जो 3 जनन स्तर बने थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो तो इनकी सेपरेट कोशिकाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके अंदर कुछ और भी स्पेशल टाइप की कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं। और स्टेम कोशिकाएं जो होती है वो अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकती है
और कुछ कोशिकाएं बना सकती है, कुछ नई टाइप की कोशिकाएं बना सकती है। ठीक है, स्टेम सेल मेनली अपने मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती है ना, मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती है ये। तो ये जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि करने की इनके अंदर क्षमता होती है। इन्हीं से फिर से नए अंगों का निर्माण भी करवाया जा सकता है। तो कुछ छोटा सा टॉपिक दे रखा था वो मैंने बताया। चलो अब देखो हमें पढ़ना क्या है। जैसे मान लो 9 महीने हैं, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये पहला माह, ठीक है, ये दूसरा माह, ये तीसरा माह, ये चौथा माह, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। ठीक है, अब देखो पहले महीने के अंत में, पहले महीने के अंत में यहाँ पर लिखूंगी, जब पहला महीना कंप्लीट हो जाता है, पहला महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंत में क्या होता है, 1 माह हो गया कंप्लीट, है ना, जब बच्चा शिशु जो है वो गर्भ में है, तो उसके अंत में क्या होता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। ये अंत की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 महीना जब कंप्लीट होता है तो उसके अंत में जो हमारा हार्ट जो होता है, हमारा नहीं एक्चुअली बेबी का जो हार्ट होता है वो बन जाता है। तो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है पहले माह के अंत में। देखो सबसे पहले हार्ट ही बना, हार्ट बनना चाहिए ना, क्योंकि हार्ट ही तो है जो धड़कनें चालू रखेगा, फिर बाद में आगे जाकर वो पूरे शरीर जब बन जाएगा तो उसमें ब्लड को पंप करवाएगा, है ना, 24 घंटे काम करता है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हो गया, हृदय का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, शरीर के अंदर बन रहा है, एंडोमेट्रियम के अंदर वो आपको पता है उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो चला गया था, उसी के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है ना। तो उसका हम क्या साइन दे सकते हैं, यानी कि एक बेबी जो है, एक बेबी का विकास हो रहा है, एक शिशु का विकास हो रहा है, एक एम्ब्रियो का विकास हो रहा है, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। तो इसका पहला संकेत आप क्या दोगे, क्या दोगे कि हम जो है इस बेबी के हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं, किससे, स्टेथोस्कोप से। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। कब, पहले माह के अंत में। तो यही तो होता है, एक बेबी अगर ग्रोइंग कर रहा है, एक बेबी ग्रो कर रहा है, वो सही सलामत है, स्वस्थ है, ठीक है, उसका पहला साइन क्या होगा कि स्टेथोस्कोप से उसकी हृदय की धड़कन को हम सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जब 2nd माह कंप्लीट हो जाता है, जब दूसरा महीना जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तब क्या क्या होता है, दूसरा माह जब कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे के हाथ पैर और अंगुलियां बनने लग जाते हैं। बच्चे के हाथ पैर बन जाएंगे और अंगुलियां, देखो क्या है, सबसे पहले तो हृदय बना, ठीक है, फिर हम उसकी हृदय की धड़कन को हम सुन सकते हैं, किससे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। और उसके बाद में हमें 2nd माह, जब 2nd माह जो महीना होगा तो द्वितीय माह के अंत में, बिल्कुल अंत में किसका निर्माण हो जाएगा, पाद यानी कि लिम्स यानी हाथ पैर, है ना, और अंगुलियों का निर्माण हो जाता है। अंगुलियां बना दो, अंगुलियां यानी कि डिजिट्स, ये बनने लग जाती है। अंगुलियां और हाथ पैर जो है वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो 2nd माह में क्या होगा, लिम्स और अंगुलियां, हाथ पैर वगैरह, और हाथ पैर बाहरी बाहरी जो संरचना है वो बना लो, हाथ पैर और अंगुलियों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तीसरे महीने के अंत में क्या होता है, 1 मिनट, तीसरे महीने के अंत में, किधर लिखो, जब तीसरा माह आएगा तो तीसरे माह के अंत में क्या करो, सारे अंग और अंगतंत्र बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे माह के अंत में क्या बनेंगे, अंग व अंगतंत्र, अंग व अंगतंत्र का निर्माण हो जाता है।
तीसरे माह के अंत में अंग व अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। चौथे महीने के अंत में कुछ नहीं होता है। चौथे महीने में होता तो होगा बट थोड़ा बहुत विकास होता है, बट एनसीईआरटी के अंदर कुछ नहीं दे रखा है तो हमें भी कुछ नहीं पढ़ना है। तो चौथे माह के अंत में कुछ नहीं होता है, ठीक है। पांचवें माह के अंत में, जब पांचवा माह का अंत आता है तो उसमें क्या होता है, सिर पर बाल आ जाते हैं। सिर पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। और जो शिशु होता है, इस शिशु की पहली गतिशीलता होने लग जाती है, यानी हिलने डुलने लग जाता है। देखो, पांचवें माह के अंदर अंत में क्या होगा, सिर पर बाल आ जाएंगे, है ना, टकला नहीं रहेगा, सिर पर बाल आ जाएंगे, छोटे छोटे से बाल आने लग जाते हैं और शिशु की पहली गतिशीलता शुरू हो जाती है। मतलब वो मूवमेंट करने लग जाता है, वो हिलने डुलने लग जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो छठे माह के अंत में क्या होगा। छठे माह के अंत में क्या होगा, शरीर पर कोमल कोमल छोटे छोटे से कोमल कोमल बाल उगने लग जाते हैं, बाल आ जाते हैं। और इनकी जो पलकें होती हैं, वो पलकें जो होती है वो अलग होने लग जाती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसकी जो पलकें होती है वो आंखों से अलग हो जाती है। पहले वो चिपकी हुई होती है, बिल्कुल चिपकी हुई होती है, फिर वो पलकें जो होती हैं वो आंखों से अलग हो जाती है। अच्छा, आंखों से अलग होने का मतलब ये उखड़ के नहीं जाएगी, मतलब ये अपनी पलकों को अब खोल सकता है, हालांकि वो खुलती नहीं है, ठीक है ना। बेबी जब मम्मी के शरीर के अंदर रहेगा तो वो पलकें खुलेगी नहीं, वो खोल के नहीं रखेगा, बट वो पलकें जो होती है वो आंखों से क्या हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या किधर से लिखूं मैं, सेपरेट हो जाती है, मतलब, है ना। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखूं, तो मैंने ये लिख लिया, मैंने समझा दिया आपको कि जो आंखों की पलकें जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी इससे अलग हो जाती है। अलग का मतलब ये यहाँ से पूरी तरह से चिपकी नहीं रहेगी, अब ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। 7वें 8वें महीने में कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। और 9वें महीने के अंत में बेबी जो है पूरा विकसित हो जाएगा, शिशु का पूर्ण विकास हो जाएगा, शिशु का पूर्ण विकास हो जाएगा। और अंत में क्या होगा, 9वें महीने के अंत में क्या हो जाएगा, प्रसव की क्रिया। प्रसव का मतलब अब बच्चा जो है वो शरीर से बाहर आ जाएगा, मम्मा के शरीर से बाहर आ जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देती हूँ। 9वें महीने के अंत में क्या होता है, शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और प्रसव की क्रिया हो जाती है। प्रसव की क्रिया का मतलब कि बच्चा जो होगा वो शरीर से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रसव की क्रिया आगे का ही हमारा टॉपिक है। पहले एक काम करो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पहले महीने के अंत में हृदय का निर्माण होता है, हृदय की धड़कन को हम सुन सकते हैं एक स्टेथोस्कोप से, ठीक है। दूसरे माह के अंत में क्या होता है, हाथ पैर और अंगुलियां बनने लग जाते हैं। तीसरे माह में अंग तंत्र बन जाते हैं। चौथे माह में कुछ दे नहीं रखा है। 5वें माह के अंदर सिर पर बाल आ जाते हैं और शिशु की पहली गतिशीलता होती है, पहली बार वो मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है। 6ठे महीने के अंदर जो अंत में शरीर पर कोमल कोमल बाल आने लग जाएंगे। पूरे शरीर पर आते हैं ना, छोटे छोटे से बाल होते हैं बेबी के शरीर पे, वो आ जाते हैं। और आंखों की पलकें जो होती है वो थोड़ी खुलने लग जाती है ना। खुलने का मतलब कि वो खोल कर रखेगा नहीं, बट वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। 7वें 8वें महीने में कुछ नहीं रखना है याद। और 9वें महीने के अंत के अंदर शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, सब कुछ बन गया अब उसका, है ना। और फिर बाद में लास्ट में क्या हो जाएगी, प्रसव की क्रिया हो जाएगी। तो एक बार आप ये लिख लो। हो गया, चलो फटाफट से लास्ट का टॉपिक खत्म करते हैं और आज की हमारी क्लास को भी खत्म करते हैं। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ये तो सारी चीज़ें क्या इजी थी, इनमें तो आप जल्दी से आप इनको याद कर सकते हो। और है आगे वाला भी टॉपिक जो है वो इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसव। क्या है, प्रसव। प्रसव को ही डिलीवरी कहा जाता है। नॉर्मल सामान्य, ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य भाषा अगर अपन यूज़ करें तो इसी को डिलीवरी कहा जाता है। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, पार्चुरेशन कह सकते हैं। पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म होना, ये सब ऐसे नाम दिए जा सकते हैं प्रसव को, ठीक है। अब देखो होता क्या है, चलो मैं इसको हटा देती हूँ।
ये है गर्भाशय। कितनी बार हम बना चुके हैं, शायद मुझे अब इसका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये इसकी सर्विक्स है, ठीक है, एंड ये वेजाइना है। अब देखो मेनली वापस बना देती हूँ मैं यहाँ पर, ये पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, ठीक है। ये वाली जो है ये, इसको हमने नाम क्या दिया है, मायोमेट्रियम। आई थिंक जगह नहीं बचेगी, कोई बात नहीं, इसको हमने नाम दिया है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अंदर की ओर तो होती है एंडोमेट्रियम। ये जो है अंदर वाली, इसको हमने कहा है एंडोमेट्रियम। ध्यान से समझेंगे सब कुछ, ये पता है आपको, सभी को पता है, ठीक है। हाँ, तो ये एंडोमेट्रियम है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि बेबी जो है यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ये बेबी है, ये पूरा विकसित शिशु है, पूर्ण विकसित शिशु है। ये यहां पर मैं लिख लेती हूं, पूर्ण विकसित शिशु, पूर्ण विकसित शिशु, ठीक है। ये पूरी तरह से विकसित शिशु है। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, यहाँ से जुड़ी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और ये मान लो इसका प्लेसेंटा है जो कि यहाँ से जुड़ा होता है, मुझे पता है, बट क्या करूँ मैं, थोड़ा सा, ये इसका प्लेसेंटा है ना, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ी होती है, और आपको पता ही है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब प्रसव की क्रिया करवानी है। प्रसव की क्रिया का मतलब इस बेबी को यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ क्रियाएं होंगी, ऐसे थोड़ी शरीर से बाहर निकल जाएगा, ऐसे निकलना होता तो कब का निकल जाता है ना। तो कुछ हार्मोन यहाँ पर आएंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें शाई भर देती हूँ। चलो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, हार्मोनल क्रिया होगी। कैसे, बेबी जो है यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और, प्रोजेस्टेरोन उस टाइम बहुत होता है जब बेबी जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, तो प्रोजेस्टेरोन बहुत मात्रा में होता है। आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलेगा, तो प्रोजेस्टेरोन खूब मात्रा में होता है। क्यों, क्योंकि उसे एंडोमेट्रियम को बनाए रखना है। एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा फुल होती है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो एंडोमेट्रियम यानी प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम बन रही थी, और एंडोमेट्रियम मेंटेन होने की वजह से जो है शिशु बाहर नहीं निकल पा रहा था। वरना अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती ना, तो ये शिशु कब का शरीर से बाहर निकल गया होता है ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाती फिर। तो अब हमें करना है एंडोमेट्रियम को खत्म, या यूँ कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को हमें करना है कम। प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो एंडोमेट्रियम जो है अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाएगी, और फिर शिशु जो है वो बाहर आएगा। तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम करने के लिए होता क्या है कि जो बेबी की, किधर लिखूं, बेबी की जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्रंथि, बेबी की जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इस अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, यहाँ से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यहाँ से एंड्रोजन निकलता है। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर ये क्षमता होती है कि वो एंड्रोजन को स्रावित कर सकती है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन निकला, एंड्रोजन क्या करेगा, ये एंड्रोजन जब यहाँ पर निकल जाता है तो इस एंड्रोजन को ये कौन ले लेता है, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा। तो इस एंड्रोजन को प्लेसेंटा ने ग्रहण किया, और प्लेसेंटा इसको किस में बदल देगा, एस्ट्रोजन में। किस में बदल देगा, एस्ट्रोजन में। प्लेसेंटा ने क्या किया, एंड्रोजन को लिया और एंड्रोजन को किस में बदल दिया, एस्ट्रोजन में। अब ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, देखना। एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ जाता है, मायोमेट्रियम के पास में। ये मायोमेट्रियम है ना,
ये देखो ये वाली जो मायोमेट्रियम है ये पूरी है ना, ये तो पेरीमेट्रियम हो गई, ये मायोमेट्रियम हो गई। एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ जाता है, मायोमेट्रियम के अंदर जाता है। तो ये चला गया मायोमेट्रियम, कहाँ गई मायोमेट्रियम, ये यहाँ पर चला गया मायोमेट्रियम के अंदर। मायोमेट्रियम के अंदर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, यहाँ पर ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर ऐसे ही इधर भी लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर लगे हुए हैं। और ये रिसेप्टर किसके हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन को ग्रहण करने वाले रिसेप्टर है। किसके रिसेप्टर है ये, ऑक्सीटोसिन को ग्रहण करने वाले। ऑक्सीटोसिन ही तो वो हार्मोन है जो यहाँ पर क्या करवाएगा, प्रसव की क्रिया करवाएगा। तो ऑक्सीटोसिन को ये ग्रहण करने वाले हार्मोन होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो मम्मा की पीयूष ग्रंथि होती है ना, मम्मा की मान लो ये पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, सॉरी ऑक्सीटोसिन निकलता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन। वो हमेशा थोड़ा थोड़ा सा निकलते रहता है। तो ये यहाँ जाता है, कहाँ जाता है, मायोमेट्रियम के पास में। तो एस्ट्रोजन काम क्या करता है कि एस्ट्रोजन मायोमेट्रियम के पास में जाकर करता क्या है कि जो ये ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर हैं उनकी संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हुआ क्या, जो बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकला, कौन, एंड्रोजन। एंड्रोजन को किसने किया, प्लेसेंटा ने, और प्लेसेंटा ने उसको किसमें बदल दिया, एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन जाएगा मायोमेट्रियम के पास, मायोमेट्रियम के ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं उन रिसेप्टर की संख्या को बढ़ा देगा। क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन के, या मैं यही लिख लेती हूँ, चलो, ये जो एस्ट्रोजन है वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर की संख्या को बढ़ाता है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन ने यहाँ पर मायोमेट्रियम में इनकी संख्या को बढ़ा दिया। संख्या को क्यों बढ़ाया, देखो जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उतना ही ज़्यादा कोई भी हार्मोन जो होगा वहाँ पर क्रिया करेगा, या वहाँ पर वो इसके द्वारा कैच कर लिया जाएगा। जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उतना ही हार्मोन आएगा और ये कैच कर लेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, हमेशा ही ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हल्का हल्का सा रिलीज होने लग जाता है। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जितना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा जो है ऑक्सीटोसिन यहाँ पर आएगा। ऑक्सीटोसिन कहाँ आएगा, मायोमेट्रियम के पास। याद करो जब हमने सबसे पहले यूट्रस की संरचना पढ़ी थी, और ये जो हमने तीनों लेयर पढ़ी थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है वो स्मूथ मसल होती है, चिकनी पेशियों की बनी होती है। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है, जब बेबी का प्रसव की क्रिया आती है, जब बेबी बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलने का काम करता है, तब ये मायोमेट्रियम जो होती है वो संकुचित होती है। इस प्रकार से क्या होती है, संकुचित होती है। और संकुचित होने की वजह से बच्चा जो है धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने का काम करता है। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा उतनी ही ज़्यादा मायोमेट्रियम क्या होगी, संकुचित होगी। मायोमेट्रियम क्या होगी, संकुचित होगी। और मायोमेट्रियम के संकुचन के कारण ये बेबी जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, शरीर के यहाँ पर। मान लो यहाँ पर आ गया बेबी का ये हेड, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, तो बेबी जो है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो बेबी नीचे आ रहा है, तो बेबी के नीचे आने से होता क्या है कि ये जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स तो बहुत छोटी है, सर्विक्स का आकार तो कैसा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर इसको बाहर निकलने में प्रॉब्लम आएगी, बाहर निकलने में प्रॉब्लम आएगी। और इस समय मम्मी को बहुत ही भयंकर दर्द होता है, बहुत ही तेज जो है पीड़ा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर जिसे अपन बोल सकते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, इसी ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि के पास ही सिग्नल भेजते हैं। क्या सिग्नल भेजते हैं कि आप क्या करो, जैसे जैसे ये बच्चा नीचे आ रहा है, इसके टच हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर जो रिसेप्टर लगे होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, एक सिग्नल भेजेंगे कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर जो
मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम और ज़्यादा संकुचित होगी। तो मायोमेट्रियम जितनी ज़्यादा संकुचित होगी उतना ज़्यादा बच्चा नीचे आएगा। बच्चा जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा, यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो यहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर और क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर पॉजिटिव फीडबैक देंगे। पॉजिटिव फीडबैक क्या देंगे कि आप और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, संकुचन की प्रक्रिया होगी, और संकुचन की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जो है बच्चा जो है वो शरीर से बाहर आ जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बर्थ कैनाल किसे कहते हैं। पहले बता चुकी हूँ मैं, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स की ये क्या है, ये जो संरचना है, बीच वाली जो ट्यूब बनी थी, ये कौन है, सर्वाइकल कैनाल या ग्रीवा नाल। तो ग्रीवा नाल ये कौन है, ग्रीवा नाल, और ग्रीवा नाल के नीचे ये कौन है, योनि। तो योनि और ग्रीवा नाल दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कौन सी क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल, जन्मनाल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल या जन्मनाल। तो जन्मनाल से होता हुआ बच्चा जो होगा वो शरीर से बाहर आ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, प्रसव की। प्रसव की प्रक्रिया है बहुत इजी, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है हमें। प्रसव की क्रिया में क्या हुआ, जो बेबी था बेबी पूरी तरह से डेवलप हो गया, बोर हो रहा था अंदर बैठा बैठा, इसने कहा कि अब मुझे बाहर निकलना है। तो इसकी जो एडिनल ग्लैंड होगी, अधिवृक्क ग्रंथि जो होगी, अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्लैंड से क्या निकलेगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और वो जाएगा प्लेसेंटा के पास। प्लेसेंटा उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा, मायोमेट्रियम के पास। मायोमेट्रियम के अंदर वो क्या करेगा, जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ऑक्सीटोसिन के, उन रिसेप्टर की संख्या बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, ऑक्सीटोसिन आए। ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा आएगा यहाँ पर रिसेप्टर उतना ही ज़्यादा उसको ग्रहण करेंगे, और वो क्या करवाएंगे, इस स्मूथ मसल कौन सी है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम को क्या करवाएंगे, संकुचित करवाएंगे, जिससे बच्चा जो है वो नीचे आएगा। जब बच्चा नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, ये सिग्नल भेजेंगे कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या कहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऑक्सीटोसिन आएगा फिर से वही प्रक्रिया होगी, और ज़्यादा संकुचन होगा, और बच्चा जो है वो बर्थ कैनाल यानी कि जन्मनाल से होता हुआ, यानी जन्मनाल किसे कहते हैं, ग्रीवा नाल और योनि से होता हुआ शरीर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव की क्रिया। क्या कहेंगे, प्रसव की क्रिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है, कौन सा टॉपिक है, दुग्ध श्रवण। अरे दुग्ध श्रवण बहुत इजी है, वो कुछ नहीं है, इसमें तो पढ़ चुके हैं हम पहले वैसे। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो। नेक्स्ट जो हमारी प्रक्रिया है, लास्ट जो टॉपिक है, खुशी की बात है ये, दुग्ध श्रवण। देखो, दुग्ध श्रवण का मतलब होता है कि जब बेबी रोता है तो माता उसे दूध पिलाती है। अच्छा, नहीं रोएगा तो क्या नहीं पिलाएगी, बिल्कुल पिलाएगी। फिर भी माता तो उसे दूध पिलाएगी। अगर भूखा है बच्चा तो बच्चे को पोषण के लिए दूध चाहिए। तो दूध चाहिए, तो दूध की जो प्राप्ति होती है वो माता के स्तनों से होती है, माता के स्तनों से होती है। ठीक है, कल एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था कि कोलेस्ट्रम क्या है ना, वो मैं अभी बताऊंगी। तो माता के स्तनों से जो है वो दूध की उत्पत्ति होती, माता के स्तनों के अंदर दूध की उत्पत्ति होती है, और दूध जो होता है वो शरीर से बाहर आता है। शरीर का मतलब कि निप्पल से होता हुआ बाहर आता है। और अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ, पूरा ही बता देती हूँ। आपको पता कि मेमोरी ग्लैंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास का मतलब पहले वाली क्लासों के अंदर पढ़ा था। मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी मेमोरी लोब होती है, इस तरह से बहुत सारी मेमोरी लोब होती है। ठीक है, और मेमोरी लोब के अंदर यहाँ पर आपको कुछ संरचनाएं दिखाई देती है, यहाँ पर इस तरह से। इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई या कुपिका। इनको क्या कहते हैं, कुपिका, एल्वियोलाई कहते हैं। और इन कुपिकाओं से इनके अंदर जो है ये जो बीच वाला जो स्थान है, इसे हमने क्या नाम दिया था, ल्यूमेन या गुहा। तो कुपिका के अंदर होता क्या है, एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन।
प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो किसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है? दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को, या दूध जो बनाने में सहायता करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। बनवाता कौन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध निर्माण कौन करेगा? यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो करेगी। तो यहाँ पर दूध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो दूध जो होता है इन गुहाओं के अंदर भर जाता है। इन गुहाओं में क्या हो जाता है? भर जाता है। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि हर टाइम दूध बनता रहेगा, हर टाइम जो है निप्पल के थ्रू दूध जो होगा वो शरीर से बाहर निकलता जाएगा, ऐसे निप्पल से बाहर निकलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको इकट्ठा करना है। अब देखो होता क्या है, जब एक बच्चा रोता है तो माँ की ममता जाग जाती है। जब एक बच्चा रोता है तो माँ की ममता जाग जाती है। ममता को मैं एक शब्द देना चाहूँगी, एक हार्मोन का नाम देना चाहूँगी, मैं क्या सभी देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देखो कितने काम है ऑक्सीटोसिन के, अभी एक काम पढ़ा, अभी और पढ़ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आता है और इन कोशिकाओं को क्या करता है? संकुचित करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करेगा? इन कोशिकाओं पर क्रिया करेगा और ये इनको क्या करवाएगा? संकुचित करवाएगा। फिर यहाँ से इस प्रकार से नलिकाएं निकलती है, ठीक है। यहाँ पर नलिकाएं, मेमोरी डक्ट वगैरह निकलती है। मेमोरी डक्ट पहले मेमोरी ट्यूब्यूल निकलेगी, फिर वो मेमोरी ट्यूब्यूल आगे मैंने वैसे इसकी स्ट्रक्चर सभी बता रखी है, मैं सारा नहीं बताऊंगी अभी। मेमोरी ट्यूब्यूल निकलती है, मेमोरी ट्यूब्यूल जो होती है वो आगे जाकर जुड़ जाती है और मेमोरी डक्ट बना देती है। मेमोरी डक्ट जो है आगे जाकर इस तरह से एम्पुला नामक संरचना बनाती है, ये फूला हुआ भाग बनाती है एम्पुला, और फिर आगे जाकर सभी एक हो जाती है ना, इस तरह से आगे मिल जाती है, यूँ बड़ी सी संरचना बनाती है। इसे हमने कहा था लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस नलिका। इस लेक्टिफेरस नलिका के थ्रू यहाँ से जो ये दूध होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये कौन है? निप्पल है, और निप्पल से जो दूध है वो बाहर निकल जाता है। तो जब एक बच्चा रोता है तब क्या होता है? पहले ही प्रोलैक्टिन हार्मोन आया, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने क्या किया? यहाँ पर दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी, पर वो इकट्ठा हो जाता है कहाँ पर? कोशिका के अंदर, ल्यूमेन के अंदर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? जब एक बच्चा रोता है तो माँ की ममता जागती है, और माँ की ममता को यहाँ पर ऑक्सीटोसिन नाम ही दे दो आप। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। ब्रेन से ऑक्सीटोसिन, यहाँ से पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। सिग्नल पहुँच जाता है कि बच्चा रो रहा है, उसने सुन लिया, सिग्नल पहुँच गया, सिग्नल पहुँच के वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लग जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इनको क्या करवाएगा? वो संकुचित करवाएगा। जब ये इसको संकुचित करवाएगा तो यहाँ से दूध जो होगा इन नलिकाओं के थ्रू, कौन सी? पहली नलिका जो होती है उसे हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे, छोटी पतली सी नलिकाएं होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल कहलाती है। मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से इस एम्पुला यानी एक फूला हुआ जो भाग होता है, इस एम्पुला से फिर वो जाती है लेक्टिफेरस नलिका में, और लेक्टिफेरस नलिका से होता हुआ दूध जो होता है वो बाहर आ जाता है, और बच्चा जो होता है इस निप्पल के थ्रू जो है दूध को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, यानी वो पी लेता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? दुग्ध स्रवण। क्या कहते हैं? दुग्ध स्रवण, ठीक है। तो ये दुग्ध स्रवण की क्रिया है। अब एक शब्द आता है कि पहली बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पहली बार जब माता के निप्पल से जो दूध बाहर निकलता है ना, ब्रेस्ट से जो दूध बाहर निकलता है, मेमोरी ग्लैंड से जो दूध बाहर निकलता है, पहले दूध को क्या कहा जाता है? तो पहले दूध को कहा जाता है खीज, या इसी को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, खीज या कोलेस्ट्रम। तो पहली बार जो माता बच्चे को दूध पान करवाती है, पहली बार जो बच्चा दूध पीता है माता के ब्रेस्ट से, यानी इन दूध ग्रंथियों से जो पहली बार दूध जो बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? खीज या कोलेस्ट्रम। ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर कि बताइए खीज किसे कहते हैं या कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। तो पहली बार जो माता के शरीर से जो दूध बाहर निकलता है, यानी कि ब्रेस्ट से जो बाहर निकलता है ना, मेमोरी ग्लैंड से जो बाहर निकलता है, उसे हमने क्या कहा? खीज का नाम दिया या कोलेस्ट्रम का नाम दिया। ये कंप्लीट हो चुका है आपका लेसन, ठीक है। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ क्वेश्चन डालने की यूट्यूब के ऊपर ही, तो आप उनको सॉल्व करना, है ना। नहीं आए तो उसी के अंदर कमेंट कर देना कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वापस समझा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला लेसन कौन सा स्टार्ट करना है वो आप कमेंट करें, तो मैं देख लूँगी कि अगर बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मांग आ रही है कि भाई ये वाला लेसन स्टार्ट करना है, तो वो लेसन मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है।
बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर क्लासें पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन के बटन को दबाओगे, तो वहाँ पर जब भी क्लासें आएगी, कितनी भी बजे आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब ऑन करोगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। बाकी हमारी जो क्लासें हैं वो 6:30 बजे, बायोलॉजी क्लास जो है वो 6:30 बजे आती है, ठीक है ना। तो टाइमिंग जो आप बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 6:30 बजे कभी भी क्लास आए, 6:30 बजे क्लास आ जाती है हमारी, ठीक है। अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट अच्छे करो तो ही ठीक है, नहीं करने तो मत करो, बट लड़ाई मत करो आप यहाँ पे आके, ठीक है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। कुछ शब्दों का भी पहले जो है कुछ बच्चों ने एक दूसरे के लिए गलत उपयोग किया था, तो वो ना करें कृपया करके। आप स्टूडेंट हो, भविष्य हो देश का, इस तरह से आप लड़ाई झगड़ा करोगे या पढ़ाई करोगे हैं। पहले ही हमारी बहुत पढ़ाई खराब हो चुकी है इस कोरोना की वजह से, अब जो चल रही है उसके अंदर भी आप लड़ाई को घुसेड़ दो, अब उसमें भी लड़ाई करने लग जाओ और फिर अपनी पढ़ाई को खराब कर दो। नुकसान किसका होगा? आप खुद का हो रहा है नुकसान। तो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप उसमें लड़ाई देख रहे हो, आप उसमें लड़ाई कर रहे हो। और अगर ऐसा ही रहा कि आप नहीं मानोगे और ऐसे लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से करते रहोगे, फालतू के कमेंट करते रहोगे, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे क्लासों को बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो हिंदी मीडियम का है उसे कोई भी परेशानी ना आए। मैं मानती हूँ कि आपकी क्लासेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, है ना। अभी आपकी सारी स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, तो वहाँ पे भी आपकी कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है। अब देखो वहाँ पर अब स्टार्ट हुई है क्लासें, और हम जो हैं 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आप सोचो ना कि आपने इन 3 चैप्टर में कितना कुछ सीखा है, और अपनी क्लास के अंदर जब आप जाओगे और वही चैप्टर वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो इन चैप्टर से जो आपने सीखा है वो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो उन सभी बच्चों से आगे निकलने की कोशिश करो ना जो आपकी क्लास में है, आप टॉपर बनने की कोशिश करो ना। आप लड़ाई खोर क्यों बन रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो यहाँ पे आके, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, इन ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि अच्छा बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, चलो हम भी क्लास ले लेते हैं, है ना। बाकी मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से आपकी क्लासें लूँ, ताकि आपका फटाफट से कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, क्लास में टॉप करो आप, है ना। बट ऐसे लड़ाई करने से टॉप नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। लड़ाई बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, बने रहिए इन क्लासों के साथ में, ठीक है। शेयर का, सब्सक्राइब का मैंने बोल ही दिया है। ओके, थैंक यू।